जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिध्वनि का कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैक्सिमम बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो प्रतिध्वनि का कारण है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ध्वनि तरंगों का परावर्तन। आपको बता दें दोस्तों कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि होती है, और जब ध्वनि तरंगे एक निश्चित दूरी पर स्थित अवरोध से टकराती है तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, और जिस दिशा में उनका स्रोत होता है ऐसी स्थिति में वह ध्वनि हमें पुनः सुनाई देती है, और इस ध्वनि घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तन पृष्ठ का, आपको बताना है कि जो प्रतिध्वनि है वह सुनाई देती है जब परावर्तन पृष्ठ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षेत्रफल अधिक हो। यानी परावर्तन तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार और बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इको साउंड एक तकनीक है जिसका प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताएं जो इको साउंड है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सागर की गहराई को मापने के लिए। आपको बता दें कि जो इको साउंड एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है, और इसमें ध्वनि तरंगे छोड़ी जाती है जो सागर तल से टकराकर पुनः वापस आ जाती हैं, और इस प्रकार गणना करके सागर तल की गहराई ज्ञात की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है दोस्तों। इस क्वेश्चन बताना है कि जो ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी डेसिबल में। आपको बता दें कि ध्वनि के शोरगुल की लंबाई इकाई डेसिबल होती है, और 90 डेसिबल किसी शोरगुल को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि जो ध्वनि तरंगे हैं वह इनमें से कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लंबवत, वर्टिकल। आपको बता दें कि ध्वनि तरंगे तरंग के संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करती हैं, और ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। निम्न माध्यमिक ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन एंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको बताएं जो निम्न माध्यमिक ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। मैक्सिमम हर साल ये क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ठोस यानी सॉलिड मेटल में। आपको बता दें कि ठोस धातु में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, और द्रव में उससे कम तथा गैस में सबसे कम, और निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ध्वनि की तीव्रता से। आपको बता दें कि ध्वनि की तीव्रता से ध्वनि के स्रोत का पता लगाया जा सकता है, और ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर, आपको बताना है कि जो ध्वनि तरंग होता है अपने मार्ग में रुकावट आने पर क्या होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लौट जाती हैं। बता दें कि ध्वनि तरंगे किसी भी तल से टकराने के पश्चात परावर्तित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो यह अपने साथ ले जाती हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो यह अपने साथ क्या ले जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एनर्जी, ऊर्जा। बता दें कि ध्वनि तरंगे अपने साथ ध्वनि ऊर्जा को संचारित करती हैं, और यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल के मापन में 20 डेसिबल ध्वनि और 10 डेसिबल ध्वनि से कितने गुना अधिक उच्च है। आपको बताना है कि डेसिबल के जो मापन होता है उसमें 20 डेसिबल ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि से कितने गुना अधिक उच्च है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 गुना।
20 डेसिबल की ध्वनि 10 डेसिबल से 10 गुना अधिक उच्च है और मानव कर्ण की न्यूनतम श्रव्य सीमा 20 डेसिबल है, लेकिन 10 डेसिबल की श्वसन ध्वनि को भी मानव कर्ण द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताना है कि मैक्सिमम बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 95। आपको बता दें कि 95 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मनुष्य के लिए हानिकारक होती है और मनुष्य इससे अधिक तीव्र ध्वनि को नहीं सुन सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती हैं। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी तरंगे हैं जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, वो कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी अनुदैर्ध्य तरंगे। आपको बता दें कि ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को लगभग 8 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ध्वनि की चाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको बताना है कि इनमें से ध्वनि की चाल कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 760 मील प्रति घंटा, जो कि ध्वनि की चाल कितनी है तो 760 मील प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा में ध्वनि का वेग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको बताना है कि जो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 332 मीटर प्रति सेकेंड। आपको बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। आपको बताना है जो ध्वनि का वेग होता है वो इनमें से किस पर निर्भर करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तरंग दैर्ध्य पर। ध्वनि का जो वेग होता है बराबर तरंग दैर्ध्य गुणे आवृत्ति होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। आपको बताना है कि जो ध्वनि का वेग होता है उस पर प्रभाव किसका नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दाब का। आपको बता दें ध्वनि का वेग परिवर्तनीय है तथा वह उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें ध्वनि का संचरण होता है और किसी आदर्श गैस में ध्वनि का वेग उसके ताप पर निर्भर करता है तथा एक नियत ताप पर आदर्श गैस के दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है। आपको बताना है कि जो छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैलिडोस्कोप। आपको बता दें कि कैलिडोस्कोप बच्चों के खेलने के लिए एक दूरबीन होती है जिसको घुमाने से कई प्रकार के रंग बिरंगे आकार दिखलाई पड़ते हैं और इस यंत्र के अंदर 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके होते हैं जिससे वस्तु के कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हर्ट्ज मात्रक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो हर्ट है वो इनमें से किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आवृत्ति का। बता दें कि जो हर्ट होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है, इसे सेकेंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है, इसको क्या कहते हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी डॉपलर का प्रभाव। आपको बता दें कि एक तेज चलने वाले
रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो डॉपलर के प्रभाव के कारण आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है, और स्रोत तथा श्रोता की सापेक्ष गति के कारण स्रोत की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, अभी मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो डॉपलर प्रभाव है वो इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ध्वनि, साउंड। डॉपलर जो कि ध्वनि की आवृत्ति में होने वाली आभासी परिवर्तन की घटना को डॉपलर प्रभाव कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है जो प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी है वो किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉपलर प्रभाव। बिग बैंग सिद्धांत का जो मुख्य आधार है वो डॉपलर का प्रभाव है, जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है जो दूरबीन है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूर की वस्तु देखी जाती है। आपको बता दें दूरबीन या टेलीस्कोप से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। दूरबीन वह प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वह वस्तु आँख को बड़ी दिखाई पड़ती है। और दूरबीन के आविष्कारक जो कौन है, तो गैलीलियो हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम रिपीटेड है। आपको बताना है कि जो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुप्रस्थ। आपको बता दें कि जो प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, और ध्रुवण की परिघटना केवल प्रकाश में ही होती है, ध्वनि में नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बिट्स का उत्पन्न होना किस घटना का परिणाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताएं जो बिट्स है उसका उत्पन्न होना किस घटना का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुपरपोजिशन। आपको बता दें कि जब लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपण करती हैं तो विस्पंद उत्पन्न होते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।